हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का पिछले वीकेंड का फिर कैसा एक्सपीरियंस रहा घर बैठ के, जब आपने देखा कि क्या पढ़ चुके हैं हम? परेशान तो नहीं हो रहे? S1 और S2 जब आया तो तब जरा थोड़े से मूड खराब हुए, अकाउंटिंग की बातें होना शुरू हो गई, अकाउंटेंट्स ये कर रहे हैं, अकाउंटेंट्स चीजों को इस तरह सेट कर रहे हैं। क्या हमें S1 वाली बातें याद है? S1 और S2 में फर्क क्या था भला? एक जनरल है ऑल द सस्टेनेबिलिटी के ऊपर, जिसमें इंसान भी आ जाते हैं, जिसमें इकोनॉमिक्स भी आ सकती है, जिसके अंदर आपका जो है ना वो फिजिकल एनवायरनमेंट भी आ सकता है। तो हमने कहा था कि S1 एक जेनेरिक स्टैंडर्ड है जो कि ओवरऑल मैप बताता है, और ओवरऑल मैप बनाते हुए छोटी छोटी सी आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। और फिर उसके बाद वो कहता है कि आगे हम सीरीज ऑफ स्टैंडर्ड्स लेके आएंगे जो डिफरेंट टॉपिक्स पे होंगे। तो फिर ये टॉपिक जिसके ऊपर IFRS S2 है वो है क्लाइमेट रिलेटेड डिस्क्लोजर। लेकिन S1 ने एक बड़ा अच्छा एहसान कर दिया कि हमें बता दिया कि जब भी डिस्क्लोजर होंगे वो होंगे 4 कैटेगरीज के। और S1 में हमने बड़ी एनर्जी लगाई थी समझने के लिए कि वो 4 कैटेगरी से मुराद क्या है वो 4 कैटेगरीज? गवर्नेंस, स्ट्रेटेजी, रिस्क मैनेजमेंट और मैटर्स एंड टारगेट। हमें उसने एक ओवरऑल बताया और उसके बाद हम पूछते ही रह गए उससे और वो खत्म हो गया बगैर कोई एग्जांपल दिए। तो फिर हमने क्या किया, हमने खुद से कुछ रिस्क देखे 10-12, फिर उनमें से 4 रिस्क पकड़े और उन 4 रिस्कों के हिसाब से हमने डिफरेंट तरह की चीजों को समझा ताकि एक आइडिया हो जाए कि हाँ भाई ये चारों तरह के हमारे डिस्क्लोजर मुख्तलिफ तरह के रिस्क में किस तरह के दिखते हैं। फिर वहां से निकले, फिर S2 में एंटर होने से पहले हमने स्कोप 1, 2, 3 पे बड़ा टाइम लगाया, क्योंकि IFRS S2 जब क्लाइमेट की बात करता है तो क्लाइमेट की बात बगैर स्कोप 1, 2, 3 मिशन के तो हो ही नहीं पाती। तो फिर हमने पहले ग्रीन हाउस गैसेस को समझा, फिर हमने देखा कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कितना बड़ा रोल है, और फिर हमने देखा कि हमारे ज्यादातर जो काम है वो एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट कर रहे हैं। फिर हमने स्कोप 1, 2 और 3 को डिफरेंशिएट किया, फिर हमने बहुत सारी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स उसको देखा। फिर हम वापस आए और IFRS S2 पढ़ा। अब IFRS S2 जब पढ़ा तो IFRS S1 ने जो जेनेरिक बातें की थी वो इसने गाइड कर दी और इसने सिर्फ स्पेसिफिकली बात की थी उन 4 एरियाज पे। हाँ, शुरू में हमने एक डिस्कशन जरूर की थी कि ये जो रिस्क हैं ये कौन कौन सी तरह के हैं। ये क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क हैं, आपको याद होगा हमने कहा था ये फिजिकल रिस्क भी हो सकते हैं और ट्रांजिशन रिस्क भी हो सकते हैं। ये फिजिकल रिस्क क्या था? फिजिकल रिस्क का मतलब है कि फिजिकल क्लाइमेट से रिलेटेड कुछ मसलों मसाइल हैं जो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म नेचर के हैं। और जो दूसरा था ट्रांजिशन रिस्क, वो क्या था? जब आप सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को फॉलो करेंगे तो उसकी वजह से आपके जो फाइनेंशियल मसलों मसाइल आएंगे वो हमारे थे ट्रांजिशन रिस्क में। जो फिजिकल रिस्क इसकी आगे से 2 कैटेगरीज थी, एक एक्यूट था और एक क्रॉनिक था। इनमें क्या फर्क था बोला? एक वो जो सामने सामने अचानक से एकदम से इवेंट बेस्ड ज़लज़ला आ गया, सैलाब आ गया, हीट वेव आ गई, अचानक से कुछ इस तरह से मामला हो गया। और क्रॉनिक में क्या होता था? लॉन्ग टर्म, जी मुसलसल ग्लोबल वार्मिंग चल रही है, अब वो मतलब एक लॉन्ग टर्म वो है, सी लेवल नीचे गिरते जा रहे हैं, पानी आहिस्ता आहिस्ता कम अवेलेबल हो रहा है। अब ये एक इवेंट बेस्ड नहीं है, ये थ्रू आउट ओवर द टाइम बिल्ड होते जा रहे हैं। तो इन्होंने बताया कि सबसे पहले ये स्टैंडर्ड शुरू होगा कि आपने एक रिस्क को देखना है, वो रिस्क या फिजिकल होगा या ट्रांजिशन होगा, फिजिकल होगा तो एक्यूट होगा या क्रॉनिक होगा। फिर उस रिस्क के बारे में अपने यूजर्स को आपने जानकारी देनी है उन 4 कोर एरियाज के अंदर, गवर्नेंस फलाना फलाना फलाना। लास्ट लेक्चर में हमने 3 एरियाज पे डिस्कशन की थी। स्ट्रेटेजी पे चूंकि डिस्कशन ज्यादा थी और हमारे पास वक्त कम था तो हमने वहां पे ब्रेक लगा दी थी। मेरा सवाल ये है कि आपका क्या सवाल है? जो हमने पढ़ा है, हम सस्टेनेबिलिटी पढ़ते जा रहे हैं, ये वैसे समझ नहीं आ रहा हमने कितना पढ़ लिया, लेकिन हम पढ़ते जा रहे हैं। हमने कितना पढ़ लिया? हमने आधा सिलेबस कर लिया है ना। करें सर ये कैसे हो गया? ICAP ने सिलेबस आउटलाइन का काम दिया किसी को, उसने चैट जीपीटी को काम दे दिया। चैट जीपीटी को उसने बताया कि भाई ये स्टैंडर्ड्स हैं, जरा सिलेबस बना दो। चैट जीपीटी के पास जरा कम टाइम था, उसको जो पहला स्टैंडर्ड मिला ना वो उसके अंदर घुस गया, IFRS S1। उसको जाके उसकी हेडिंग देखी, ये भी बड़ी हेडिंग है, ये भी बड़ी प्यारी हेडिंग है, ये भी प्यारी हेडिंग है, और पहली पूरी ग्रेड बना दी IFRS S1 की सिर्फ हेडिंग्स पे। फिर दूसरी ग्रेड में गया, आधी ग्रेड S2 से बना दी, और बाकी आधी में कह दिया कि वो सारे कचरा मचरा जो इंडस्ट्री के बहुत सारा और स्टैंडर्ड है ना वो उसमें डाल दे। तीसरे में उसके पास टाइम ही नहीं था कि वो डिटेल से समझाए। आपको याद होगा मैंने आपको सिलेबस दिखाया था कभी। तो उस तीसरी वाली ग्रेड में उसने कह दिया हाँ सस्टेनेबिलिटी की एश्योरेंस और एथिक्स। अब S1 पढ़ने के बाद या समझने के बाद शायद हम इस पॉइंट पे हैं कि हम सिलेबस वाली जो स्लाइड है उसे दोबारा देख के महसूस हो सकते हैं। देखें जरा, देखते हैं कहीं ऐसा ना हो कि मतलब जो है ना हम 115% पढ़ लें सिलेबस। आए आपको सिलेबस दिखाता हूँ। मैं असल में चाह रहा था कि मैं आपको पहले ना दिखाऊं, एक दफा जरा हम पढ़ते पढ़ते बेस बनाते चले जाएं, फिर देखेंगे वो क्या रहा है। लेकिन सवाल ये है कि हमारी ओरिएंटेशन कितना है। चूंकि मैंने ओरिएंटेशन में आपको सिलेबस दिखाया था और ओरिएंटेशन वाली फाइल्स, तो वो हमारे स्वस्थ भाई जिसने सिलेबस डिजाइन किया उसने हमें जो है ना हमारे सिलेबस के 3 एरियाज थे। अंडरस्टैंडिंग सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट एंड इट्स, सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड कौन से डिस्क्लोजर्स हैं और उनकी एप्लीकेशन क्या है। ये सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड डिस्क्लोजर के अल्फाज ना IFRS ने इस्तेमाल किए हैं, बाकी लोग तो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग कहते हैं या सस्टेनेबिलिटी की बातें कहते हैं। फिर सेकंड है सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, और तीसरा है एश्योरेंस रिलेटेड कंसिडरेशन। किबला ने जब पहली सिलेबस आउटलाइन बनाई तो उसने कहा अंडरस्टैंडिंग सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशन। फर्स्ट के ऊपर लिखा हुआ है IFRS S1। अब आपको पढ़ के ज्यादा मजा आएगा। पहला, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव, स्कोप एंड डेफिनेशंस।
of IFRS S1. Discuss the conceptual foundation, fair presentation, materiality, reporting entity and connected information. याद आ रहा है? IFRS S1 रिपोर्टिंग एंटिटी कौन सी होगी, कनेक्टेड इन्फॉर्मेशन को हमने किस तरह से दिखाना है, और फिर अगेन मटेरियलिटी का क्या होगा, फेयर प्रेजेंटेशन के क्या रूल्स हैं, छोटे-छोटे से हमने एक स्लाइड पे छोटे-छोटे से रूल्स देखे थे. डिस्कस द कोर कंटेंट, गवर्नेंस, स्ट्रेटजी, रिस्क मैनेजमेंट एंड मैट्रिक्स एंड टारगेट. एक्सप्लेन द जनरल रिक्वायरमेंट कवरिंग सोर्स ऑफ गाइडेंस, लोकेशन ऑफ डिस्क्लोजर्स. यहाँ एक भाई बहुत उदास रहते थे, कहां गए? नहीं वो हाँ एक और भाई भी थे, यहाँ होते थे, वो बड़े परेशान होते थे कि डिस्क्लोजर्स कहां जाएंगे. टाइमिंग ऑफ रिपोर्टिंग, कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन, स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस. फिर इंपैक्ट बताएं, जजमेंट, अनसर्टेनिटी और एरर्स वाला. क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. इवन मतलब मुझे नहीं समझ आता कि सिलेबस बताते हुए कोई बंदा ऐसे कैसे लिख सकता है. डिस्कस द इफेक्टिव डेट. सिलेबस आउटलाइन का एक इंपॉर्टेंट एरिया है सेकंड लेवल की प्रोफिशिएंसी का, और वो क्या कह रहा है? डिस्कस द इफेक्टिव डेट एंड ट्रांजिशनल प्रोविजन ऑफ सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड इशूड स्टैंडर्ड. Evaluate the local sustainability regulations and policies applicable to the work of accountant including corporate reporting. बस की वाहिद बात है जो स्टैंडर्ड से बाहर निकल के उन्होंने की कि लोकली क्या चल रहा है. तो सिलेबस बनाने वाले भाई ने सिलेबस के एरियाज पकड़े, और जब जीपीटी को कहा तो जीपीटी ने 30-40 नंबर की ग्रेड बना दी सिर्फ IFRS S1 की हेडिंग्स पकड़ के. अब अगर मैं आपसे कहूं S1 अकेला 30 से 40 नंबर का है तो ये बदतमीजी है, लेकिन तकरीबन सिलेबस की डेफिनेशन यही कह रही है. इसका मतलब है कि S1 के अंदर की लॉजिक को हमें समझना जरूरी होगा कि वो क्या, और S1 तो S2 की तरह स्पेसिफिक भी नहीं है, वो तो जेनेरिक है. तो हमारा एक एरिया तो उन्होंने सिर्फ इस अंडरस्टैंडिंग पे गुजार दिया कि सस्टेनेबिलिटी क्या है और उसके डिस्क्लोजर्स के बारे में IFRS S1 क्या कहता है. आई स्ट्रांगली बिलीव कि ICAP जैसे ही अपने सिलेबस को दोबारा से रिव्यू करेगा तो उन्हें पता लगेगा कि बोंगी हो गई है. ये तो सिर्फ वो हेडिंग्स हैं. ये मैं अभी आपको IFRS S1 दिखाता हूं, फिर आपको ये सारी बातें याद आएंगी. ये सारे अल्फाज हमने अलग अलग तरीके से पढ़ के वहां पे समझे थे. पार्ट बी. अच्छा, पार्ट ए कितने नंबर का था? 30 से 40 नंबर का. पार्ट बी, क्लाइमेट रिलेटेड डिस्क्लोजर्स. एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव, स्कोप एंड डिफाइन टर्म्स. S2, डिस्कस एंड अप्लाई कोर कंटेंट्स कवरिंग गवर्नेंस, स्ट्रेटजी, रिस्क मैनेजमेंट, मैट्रिक्स एंड टारगेट. ये दो बातें भी हमारी हो चुकी हैं. तीसरा, डिस्कस एप्लीकेशन गाइडेंस रिगार्डिंग क्लाइमेट रेजिलियंस, ग्रीन हाउस गैसेस, कोर इंडस्ट्री मेट्रिक कैटेगरीज एंड क्लाइमेट रिलेटेड टारगेट्स. तो यहां पे आपके स्पेसिफिकली जो आपकी वो मैट्रिक्स का टारगेट, ग्रीन हाउस गैसेस और जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज और जो क्लाइमेट रेजिलियंस वाली बात है जिस पे आज भी हमारी डिस्कशन हो रही होगी, ये वाली बात भी कवर हो जाती है. तो ये आपका IFRS S2 में ये कवर हो गया. ये आते हैं आपके SASB के वो इंडस्ट्री वाइड जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो मैंने आपसे कहा ना कि 12 की करीब इंडस्ट्रीज हैं जिनके हम अलग से स्टैंडर्ड भी देख रहे होंगे, और वो स्टैंडर्ड भी उसी तरह से होगा. एक पहला स्टैंडर्ड एक ओवरऑल गाइडेंस देगा, और फिर उस ओवरऑल गाइडेंस पे सिर्फ इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री जो उसकी अलग अलग मैट्रिसेस हैं और जो अलग अलग क्राइटेरिया है सोचने वाले वो आएंगे. यानी कि हमारे जो दो सेक्शन होते हैं, एक सेक्शन में मैं आपको एक इंडस्ट्री फेंका करूंगा आपकी तरफ, आप उस इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क करके मुझे वापस लौटाएंगे, तो आप लोग मुख्तलिफ चीजें बताएंगे, फिर हम उसको स्क्रीन पे देखेंगे, तो शायद हम एक स्टैंडर्ड को अपने एक सेशन में समझ चुके हुआ करेंगे. तो तकरीबन हम 2 ग्रेड्स में से सिर्फ उतना पोर्शन रहता है जो हमारे अलग से स्टैंडर्ड्स हैं. फिर तीसरी ग्रेड जहां पे जरूरत थी कि जरा एक्सप्लेन करते, टाइम बहुत कम था, मैंने आपको बताया कि साफ लग रहा है कि जीपीटी ने बनाया है. उन्होंने कहा प्लान, परफॉर्म, कंक्लूड एंड रिपोर्ट ऑन एश्योरेंस और अंडरस्टैंड एंड अप्लाई द रिक्वायरमेंट ऑफ जो इंटरनेशनल एथिक्स स्टैंडर्ड है उनका, उसको बस देख लेंगे. तो अब हमारे सिलेबस का ओवरऑल मैप क्या बना? हमारे सिलेबस में IFRS का S1 S2, फिर हमारे पास SASB स्टैंडर्ड्स जो कि इंडस्ट्री वाइज हैं, फिर हमारे पास एश्योरेंस का एक स्टैंडर्ड काफी बड़ा है. यूं समझो ऑडिट के बहुत सारे स्टैंडर्ड्स को जोड़ा, हर जगह ऑडिट की जगह एश्योरेंस डाल दिया और स्टैंडर्ड बना दिया, वो एक स्टैंडर्ड. और देन हमारे पास एक कंप्रीहेंसिव कोड ऑफ एथिक्स जो कि हमारे ही कोड ऑफ एथिक्स से अडॉप्ट हुआ थोड़े से अल्फाज चेंज करके है. तो हम लोग तो उससे भी ज्यादा पढ़ रहे हैं जो सिलेबस में लिखा हुआ है, इसलिए कि मुझे सिलेबस को देख के जो डर लग रहा है, मैं उस चक्कर में आपके बेस और फाउंडेशन पे ज्यादा काम कर रहा हूं, ताकि एट एनी गिवन टाइम अगर कोई सवाल देखें तो हम समझ सकें. यार मैंने आपसे मॉक शेयर किया था, ICAP ने जो मॉक दिया हुआ है, जो मॉडल पेपर दिया हुआ है, उसमें तकरीबन 6 सवाल थे. 3 ऐसे सवाल हैं जो आज की इंफॉर्मेशन की बेस पे हम जवाब दे सकते हैं. तो हल्का नहीं लेना अपने आपको, आप बड़ा कुछ पढ़ चुके हुए. कल के दिन हम वो सवालों को देखेंगे. अगर आज जल्दी फ्री हो गए तो आज ही देखना शुरू कर देंगे. क्या ख्याल है? देखिए तो सही कि सवाल देख के फिर हमें पता लगेगा कि जो हमारा ये जो प्रोवोकिंग द थिंकिंग है ये कितना इंपॉर्टेंट है, जिस पे किसी टाइम पे आप थोड़ा समझना शुरू हो जाते हैं, यार सारा हमसे पूछ के हमें बता रहे हैं और लॉजिक पैसे साले जाएंगे. तो पॉइंट इज कि यहाँ पे ना फ्रेमवर्क बहुत थोड़ा सा है, मतलब इन्फॉर्मेशन बड़ी थोड़ी सी है. सस्टेनेबिलिटी इज नॉट दैट थिंग जिस पे पूरा सब्जेक्ट खड़ा करना चाहिए था. थोड़ा सा अकाउंटिंग में S1 S2 डाल देते, थोड़ा सा सस्टेनेबिलिटी एश्योरेंस उठा के ऑडिट में डाल देते, थोड़ी सी और कोई बात SPM अच्छा भला चल रहा था, SPM में ऑलरेडी 15-20 नंबर की एथिक्स और सस्टेनेबिलिटी की बात होती थी, बस उधर करते रहते. इन्होंने पेपर बनाया जज्बात में और फिर बाद में सोचा सिलेबस क्या होना चाहिए और दे दिया किसी बहुत ही चीते इंसान को सिलेबस बनाने के लिए. उसने उठा के स्टैंडर्ड डाले, जीपीटी को कहा ये स्टैंडर्ड है, मुझे जरा प्यारा सा सिलेबस बना दो जिससे स्टैंडर्ड कवर हो रहे हो. जीपीटी ने बना के भी दे दिया और भाई साहब ने कभी पलट के देखा भी नहीं कि एग्जैक्टली उन्होंने लिखा हुआ क्या है. डिस्कस द इफेक्टिव डेट ऑफ द स्टैंडर्ड. प्रोफिशिएंसी 2, मतलब दिस कैन बी एक्सपेक्टेड कि इफेक्टिव डेट ऑफ स्टैंडर्ड के ऊपर प्रोफिशिएंसी 2 का सवाल आ सकता है. तो किसी भी टाइम पे वो इस सिलेबस को देख के रिवैम्प करेंगे, थोड़ा सा बेहतर करेंगे. लेकिन लकीली जो चीज हमें ICAP ने अलग से दे दी थी वो एक स्टैंडर्ड्स की लिस्ट दे दी थी कि ये हैं आपके एप्लीकेबल स्टैंडर्ड. जो ICAP की वेबसाइट पे है, अगर आप लोगों ने कभी हमारी गूगल ड्राइव में जाके देखा है तो मैंने ICAP प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन के नाम पे एक फोल्डर बनाया हुआ है और उसमें मैंने कैटेगरी के हिसाब से IFRS वाले ये 2, SASB वाले ये वाले स्टैंडर्ड्स ये 10-12, फिर सस्टेनेबिलिटी का ये स्टैंडर्ड और फिर सस्टेनेबिलिटी एश्योरेंस का स्टैंडर्ड और फिर एथिक्स का ये स्टैंडर्ड. तो मैं
पहले ही दिन से सिलेबस आउटलाइन को नहीं फॉलो कर रहा, मैं फॉलो कर रहा हूं कॉन्सेप्ट्स को कि हम समझे सस्टेनेबिलिटी क्या भला है, फिर हम समझे सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग क्या चीज है, फिर हम लोगों ने वो जो 3 पिलर्स हैं उनको अच्छी तरह से समझा था जिन्होंने जगह जगह इस्तेमाल होना है, फिर सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट्स की कुछ प्रैक्टिकल किस्में देखी थी, फिर आईएफआरएस S1 S2 की तरफ आ गए थे, और फिर अगेन आईएफआरएस S1 में हमारा दिल नहीं मान रहा था, स्टैंडर्ड तो खत्म हो गया था, हमने फिर 4 एग्जांपल्स पकड़ के उसकी कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखने की कोशिश की थी। तो S2 में भी मेरा इस तरह से दिल नहीं मान रहा, मैं आपके लिए 4 एग्जांपल्स तैयार करके लेके आया हूं, और 4 एग्जांपल्स को चारों तरह के हम कंटेंट में असेस कर रहे होंगे, लेकिन उस सब के लिए हमें पहले पता हो कि वर्ड स्ट्रेटजी क्या है और स्ट्रेटजी के अंदर हमने क्या बातें तय करनी है। तो ओवरऑल हालात कुछ बेहतर लग रहे हैं, अपने हालात ये तो कल पता लगेगा जब हम सवाल सामने रखेंगे और फिर हम अपना दिमाग अप्लाई करेंगे। इसका मतलब ये है कि सस्टेनेबिलिटी में जैसे अक्सर लोग बार बार मुझे पूछ रहे हैं, ईमेल पे भी पूछ रहे हैं कि सर रट्टा क्या मारना है। अगर रट्टा मारना है तो चीज को रट्टा मारेंगे वो 4 कोर एरियाज के नाम क्या है। फिर भी अगर परेशान हो रहे हैं तो स्ट्रेटजी के अंदर 5 से 6 तरह के डिस्क्लोजर्स होते हैं, बेशक उसे याद कर लें, लेकिन इससे ऊपर की बात आपके दिमाग में करनी है। तो ये पेपर इज लेस ऑफ आपने रट्टा मारना है एंड मोर ऑफ आपने जो नॉलेज है उसको अप्लाई करके पेपर में लिखने की कोशिश करनी है। तो क्या हम सब एक पेज पे हैं? पक्की बात है, ये तो कल के सवालों से पता लगेगा, या अगर आज मौका मिल गया तो आज से पता लग जाएगा। तो सिर्फ आपको थोड़ा सा हौसले के लिए सिलेबस दिखाना था कि अगर सिलेबस के हिसाब से देखें तो फिर तो हम आधा खत्म कर चुके हैं। पहली कैटेगरी खत्म हो चुकी हुई है, दूसरी कैटेगरी आधी खत्म हो चुकी हुई है, तो तकरीबन हम हाफ ऑफ द सिलेबस कवर कर चुके हैं। लेकिन अगर मैं कंटेंट्स की वॉल्यूम के हिसाब से बात करूं तो हम तकरीबन 30-35% कवरेज पे, 30% टू बी मोर सेफ, क्योंकि बड़े सारे ग्रुप ऑफ स्टैंडर्ड्स हैं जो कि एक जैसी बातें कर रहे हैं, सिर्फ अलग अलग इंडस्ट्री में कर रहे हैं। वो तादाद में बहुत ज्यादा है लेकिन वो तकरीबन एक ही थीम के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं। ऐसे ही जैसे आईएफआरएस S1 के बाद मैं आपको S2 से लेके S11 तक पढ़ाता जाऊं, मैं कहूं क्लाइमेट रिलेटेड बात है, चलो भाई इन चारों चीजों पे लगाओ। अच्छा जी, अब इंसानों रिलेटेड बात है, चलो जी इन 4 चीजों पे अप्लाई कर दो। अब जी वो अनएम्प्लॉयमेंट के खिलाफ बात है, इन 4 के ऊपर अप्लाई कर दो। तो अब दुनिया में आहिस्ता आहिस्ता ये एस सीरीज के स्टैंडर्ड आते जाएंगे। वो एक टॉपिक पकड़ेंगे और उस टॉपिक को उन्हीं 4 डायमेंशंस के ऊपर रखना शुरू कर देंगे कि गवर्नेंस हमारी कैसी थी, रिस्क मैनेजमेंट कैसी थी, स्ट्रेटेजी क्या थी, और अल्टीमेटली हम लोगों का जो वो था मैट्रिसेस उसके क्या थे और टारगेट क्या थे और हम कहां तक पहुंचे हुए। तो हो जाए खतरों से टक्कर। वापस चले हम अपने S2 की तरफ, आईएफआरएस S2 की तरफ वापस चलते हैं। क्लाइमेट रिलेटेड डिस्क्लोजर, ये स्टैंडर्ड हमने शुरू किया था। हमने पहले ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे कि ऑब्जेक्टिव क्या है, कि हमने ये इन रिस्क पे बात करना है, क्लाइमेट रिलेटेड फिजिकल रिस्क और ट्रांजिशन रिस्क, और फिजिकल के अंदर एक्यूट और क्रॉनिक, और हमने इस तरह से डिफाइन किया था। और उसके बाद हम सीधा उतर गए थे अपने 4 एरियाज पे, क्योंकि ओरिजिनल स्टैंडर्ड यही काम करता है कि वो फिर 4 एरियाज में उतर के आपको एक्सप्लेन कर रहा होता है। गवर्नेंस में हम डिस्कशन कर चुके हैं उस दिन, स्ट्रेटजी भी नहीं हुई थी, याद है? हमारी रिस्क मैनेजमेंट पे डिस्कशन हो गई थी और हम लोगों ने एंड पे मैट्रिसेस और टारगेट्स पे डिस्कशन की थी, याद है? वो जो परसेंटेज थी, स्कोप 1 2 3 वगैरह किस तरह से बताना है, ये किस तरह से बताना है, और आपने ये चीजें बतानी है। तो उस दिन हमारा जब कम टाइम था तो मैंने ये एरिया कवर कर लिया था और स्ट्रेटजी को मैंने अगले लेक्चर के ऊपर डाल दिया था। तो क्या हम रेडी हैं स्ट्रेटजी के लिए? स्ट्रेटजी में जाने से पहले मेरा एक सवाल, स्ट्रेटजी में टिपिकली किस तरह की चीजें होती हैं? गवर्नेंस में क्या होता है? अब तो हमने बार बार ये 4 बातें डिस्कस करनी है ना, तो हमारा 1.5 सिलेबस आउटलाइन जो है या 1.5 एरिया जो है उसकी बात करता है। तो गवर्नेंस क्या है? अपर जो लेवल पे हम बताएंगे हमारी गवर्नेंस की बॉडी कौन सी है, उनके अंदर कौन सी कमेटियां हैं, फिर किन लोगों को रिस्पांसिबिलिटी असाइन की और नीचे वाले ऊपर वालों को कैसे बताते हैं। तो हमारा जो ऊपर का जो स्ट्रक्चर है, जो चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं, वो सस्टेनेबिलिटी को लेके या इस रिस्क को लेके वो लोग क्या कर रहे हैं। फिर रिस्क मैनेजमेंट में क्या बताना होता था भला? हम रिस्क को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, हमने किस तरीके से रिस्क को आइडेंटिफाई किया, उसे कैसे मेजर करके कैसे प्रायोरिटाइज किया कि ज्यादा बड़ा रिस्क है कम बड़ा रिस्क है, उसके ऊपर हमने एक्शंस लेने शुरू कर दिया। तो मैट्रिसेस और टारगेट में क्या करते हैं? डिफरेंट मेजरमेंट्स में कहते हैं कि आज ये हो रहा है और इसको हम फ्यूचर में यहां ले जाना चाहते हैं। उस वक्त का इतना टारगेट है, दरमियाना टारगेट इतना है, और हम यहां पे खड़े हैं और हमारी इस दफा की कोशिश से यहां नीचे से उतर के हम यहां तक पहुंचे। अब वो चाहे ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन के हवाले से हो, चाहे वो पानी के ज़या के हवाले से हो, चाहे वो जो भी एरिया डिस्कस हो रहा है उसके ऊपर बात हो। तो ये मैट्रिसेस वो जगह होगी जहां हम हर सेक्टर स्पेसिफिक अलग से बात कर रहे होंगे। तो ये तीनों डायमेंशन समझ आती हैं। तो फिर स्ट्रेटजी में क्या बातें होती थी? अब स्ट्रेटजी में ना इस स्टैंडर्ड ने थोड़ी सी ज्यादा गहराई में बात की है, तो मैं स्ट्रेटजी को यहाँ थोड़ा सा ज्यादा अच्छा टाइम देना चाह रहा हूँ, जिसके लिए मैंने उस दिन स्ट्रेटजी को होल्ड कर लिया था। स्ट्रेटजी में क्या होता है? टारगेट्स को हमने अचीव कैसे करना है, इश्यूज आ जाए तो उसके अल्टरनेटिव प्लान्स क्या हैं, आपने उस थ्रेट को एक्सप्लेन करना होता है, थ्रेट है क्या, फिर उस थ्रेट से आपको इंपैक्ट क्या हो रहा है, आपको फाइनेंशियल इंपैक्ट क्या हो रहा है, फिर उस थ्रेट को हैंडल करने के लिए आप क्या सोच रहे हैं, आपके ज़हन में ओवरऑल प्लान क्या है, फौरी प्लान क्या है, मीडियम टर्म प्लान क्या है, लॉन्ग टर्म प्लान क्या है, आप चीजों को कैसे देखेंगे, और क्या आपका इदारा इस काबिल है कि वो अपने आप को अमेंड करके इस आने वाले रिस्क से आपको बचाने की कोशिश करे। तो स्ट्रेटजी में बेसिकली आप बताते हैं कि इदारे की कैपेबिलिटीज को हैंडल करने की कैसी है, गवर्नेंस कितनी तैयार है, रिस्क वाले किस तरह से असेस कर रहे हैं, हमने क्या टारगेट्स और वो मैट्रिसेस सेट कर दिए हैं, और यहाँ स्ट्रेटजी में आप क्या बता रहे हैं, आर वी रेडी फॉर दिस। तो अब थोड़ा सा स्ट्रेटजी के डिस्क्लोजर को थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं, और अब तो हमें और ध्यान से पढ़ना होगा। तो हमें गेम समझ आ गई है कि पेपर में एकदम से एक बड़ा सा सवाल आ सकता है कि ये इशू दे दिया उन्होंने और उसके बाद कहा कि ये इशू है, अब इसमें बताओ कैसे सोचना है और बताओ हम अपनी आईएफआरएस S2 के मुताबिक इसको लिखें कैसे। स्ट्रेटजी में आपने तकरीबन 5 डायमेंशंस पे बात करनी होती है। वो 5 डायमेंशंस क्या हैं? अब अगेन मैं S1 में स्ट्रेटजी के ऊपर ज्यादा डिटेल से बात नहीं की थी, वो जेनेरिक चल रहा था। तो जो S2 पे हम बात कर रहे हैं, यही वाली सारी बातें S1 पे भी एप्लीकेबल हैं। S1 पे मैं दो वाली बातों को ज्यादा ध्यान दिया था और इन 4 कंटेंट्स को कहा था कि ये एक ओवरऑल गाइडेंस है और हम अगले स्टैंडर्ड में इन 4 पे ज्यादा डिटेल से जाएंगे। तो इधर हम इन 4 पे ज्यादा डिटेल से जा रहे हैं। तो जब आप S2 में इन 4 की डिटेल समझ चुके हैं तो तकरीबन हूबहू वही बातें जनरल टोन में आप लिख सकते हैं
S1 में। तो अगर पेपर में S1 से रिलेटेड सवाल आए तो आपको पता हो कि यही 4 डायमेंशंस हैं और ये बातें आपने जनरल टोन में ऑल द सस्टेनेबिलिटी पे बात करनी है। और S2 का स्पेसिफिक टारगेट क्या है? क्लाइमेट रिलेटेड। 5 डायमेंशंस क्या है जो स्ट्रेटेजी में आपने हमेशा बतानी है। क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी कौन सी है, मतलब आप एक्सप्लेन करेंगे कि ये इस वक्त कौन सा रिस्क की अपॉर्चुनिटी है, उसके बारे में बात करेंगे। नंबर 2, आपके बिजनेस मॉडल और वैल्यू चेन को ये कैसे इंपैक्ट कर रहा है। फिर आपकी स्ट्रेटेजी और डिसीजन मेकिंग के ऊपर इस वजह से, इस रिस्क की वजह से क्या इंपैक्ट आएगा। आपकी फाइनेंशियल पोजीशन और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और कैश फ्लो पे इसकी वजह से क्या इंपैक्ट आएगा। और आप क्लाइमेट रेजिलियंस कितनी है, ये क्या होती है रेजिलियंस। अगर कोई एडवर्स इफेक्ट आता है तो आप उसके अगेंस्ट कितना सस्टेन करते हैं। कहा जाता है कि हिरोशिमा नागासाकी पे जब एटम बम गिरे तो वहां पे एक बड़ी मैसिव लेवल पे तबाही हुई, लेकिन जब कुछ लोग बाद में वहां पे गए तो उन्होंने देखा कि कॉकरोचेस फिर रहे थे। तो उन्होंने कहा ये तो बड़े रेजिलियंट किस्म के जानवर हैं जो इतनी तूफानी तबाहकारी के बाद जिंदा बच गए। रेजिलियंट इज आप कितना बर्दाश्त कर जाते हैं, रेजिलियंट इज आप कितना ज्यादा अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं, कितना ज्यादा आप एक खतरे के अगेंस्ट सर्वाइव करके अपने आप को बचा सकते हैं। तो क्लाइमेट रेजिलियंस का क्या मतलब होगा, बोला एक एंटिटी की क्लाइमेट रेजिलियंस। हमारी एंटिटी क्लाइमेट को किस तरह से सह सकती है और क्लाइमेट की जो ये इस तरह के रिस्क हैं इसको हम एडजस्ट कितना कर सकते हैं और हमारी क्या स्ट्रेटेजी होगी, हम इसके अगेंस्ट किस तरह से फाइट कर सकते हैं। तो 5 डायमेंशन में एक एक करके हर डायमेंशन पे अलग स्लाइड में बात करूंगा। आज तो हमने खूब बात करनी है और अब तो आप भी सुनने के लिए तैयार है, क्योंकि अब तो आपने देख लिया इसकी फजाइल देख ली है। 5 डायमेंशन, वो रिस्क की अपॉर्चुनिटी क्या है। नंबर 2, करंट और मुमकिन इफेक्ट हमारे बिजनेस मॉडल और वैल्यू चेन पे इसके क्या होंगे। फॉर एग्जांपल हम कहेंगे स्मोक बढ़ती जा रही है, स्मोक बढ़ती जा रही है, वालिदैन परेशान है, बच्चों को हमारे पास भेजना नहीं चाह रहे पढ़ने के लिए, तो इस वक्त हमारे बिजनेस मॉडल और वैल्यू चेन पे बड़ा फर्क पड़ने वाला है इसका। तो हम बताएंगे इस वक्त हमारे टोटल एडमिशंस का 30% ऑनलाइन हो चुका है एंड व्हाट वी आर सीइंग कि आगे हमारा 10% भी फिजिकल नहीं होगा। लोग घर बैठना चाहेंगे क्योंकि क्लाइमेट इतनी कंडक्टिव ही नहीं है कि वालिदैन अपने बच्चों को लाहौर शहर में भेजें और यहाँ के खराब एनवायरनमेंट के हिसाब से वो लड़ सकें और वो हमारे अटेंड कर सकें। तो टेक्निकली कोई भी केस स्टडी सोच के हमने उन डायमेंशन में सोचना है। तो आपकी बिजनेस मॉडल और वैल्यू चेन पे क्या फर्क पड़ा, इनका आपकी स्ट्रेटेजी और आपके डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस पे क्या इंपैक्ट है, आपके पैसों पे क्या इंपैक्ट आया। अगेन ये हवाई बात लग रही है, लेकिन मेरे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, हो सकता है हम ब्रेक के बाद या ब्रेक से पहले एक एक करके एग्जांपल देखें और उस एग्जांपल में देखें कि अब उसके हमने 4 डायमेंशन में किस तरह से लेके चलना है। और देन क्लाइमेट रेजिलियंस ऑफ एंटिटी स्ट्रेटेजी, उसका बिजनेस मॉडल, क्लाइमेट रिलेटेड चेंजेस। अब एक एक करके हम इन सारे वर्ड्स में घुस रहे हैं। सबसे पहले क्या है, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क और अपॉर्चुनिटीज। क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क और अपॉर्चुनिटी में सबसे पहले तो आपने फॉर ईच आइडेंटिफाइड क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क ये बताना है कि क्या आप इसको क्लाइमेट रिलेटेड फिजिकल रिस्क मानते हैं या क्लाइमेट रिलेटेड ट्रांजिशन। अब ये भी तो कहीं बताना है ना कि ये रिस्क क्या है। तो स्ट्रेटेजी इज दैट एरिया ऑफ डिस्क्लोजर जहां आपने उस रिस्क का तारुफ कराना है कि हमें मुसलसल ये, बल्कि हमें इस दफा आए हुए सैलाब ने जो हमें ये खतरा दिखाए और उसकी वजह से हम अलर्ट हो गए और ये जो था ये एक फिजिकल था और ये एक्यूट था। फिर ये क्या था, CRRO, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क अपॉर्चुनिटी। हर क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क अपॉर्चुनिटी से जो एंटिटी ने आइडेंटिफाई किया आपने बताना है आप इसे शॉर्ट टर्म काउंट कर रहे हैं, मीडियम काउंट कर रहे हैं या लॉन्ग टर्म काउंट कर रहे हैं। फिर ये भी डिफाइन करना है कि भाई आप शॉर्ट टर्म किसे कहते हैं, आप मीडियम टर्म किसे कहते हैं, लॉन्ग टर्म किसे कहते हैं। हो सकता है आप में से एक बंदा कहे कि मेरा एक लॉन्ग टर्म प्लान है, मैंने 7-8 महीने तक चांदी में इन्वेस्ट किया रखना है, तो हो सकता है उस बंदे के लिए वो उसका लॉन्ग टर्म प्लान हो। और मैं अगर एक लॉन्ग टर्म प्लान की बात करूं तो शायद मैं 15 साल की बात कर रहा हूं। तो पाकिस्तान जब लॉन्ग टर्म प्लान की बात करेगा तो हो सकता है 25 साल की बात करे, दुनिया हो सकता है आधी सदी की बात कर रही हो कि दुनिया ने किस वक्त 2020 के आसपास कहा कि 2050 तक हमारा ये टारगेट और 2080 या 70 तक ये टारगेट है। तो डिफाइन करें कि आप किस तरह से शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म को डिफाइन करते हैं और कैसे आप अपने साथ लिंक करके बताएं कि क्यों ये चीज इस तरह से, ये चीज इस तरह से। फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि स्मॉग आ गया और स्मॉग आने की वजह से, स्मॉग तो एक ऐसी चीज है जो अल्टीमेटली इस पे काबू पा लिया जाएगा, लेकिन मैं कहूंगा कि स्मॉग ने हमें फिजिकल टीचिंग की दुनिया को लॉन्ग टर्म पे इंपैक्ट डाला है। तो मुझे डिफाइन करना पड़ेगा कि मैं क्यों एक थोड़े से अरसे की प्रॉब्लम को लॉन्ग टर्म क्यों कह रहा हूं। जब लोग घर बैठ के पढ़ना शुरू हो जाएंगे तो वो इतने ठंडे हो जाएंगे कि उसके बाद फिर उनका दिल नहीं किया करेगा कि वो कॉलेज आए। लोग तो पहली बड़ी मुसीबत समझ के कॉलेज आते थे और कॉलेजेस वैसे ही सीए फाइनल की क्लासेस से भागे हुए थे कि कोई फायदा नहीं है, बच्चों ने फिजिकली तो आना नहीं। तो ये तो अब नया पेपर आया तो हमने हिम्मत करके तरह फिजिकल दोबारा से क्लासेस की और सोचा कि ठीक है जितने भी होंगे देखी जाएगी। तो आपने सबसे पहले वो रिस्क डिफाइन करना है और फिर उस रिस्क को बताना है कि वो किस लेवल का है, शॉर्ट, मीडियम। तो ये आपका हो गया क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी वाली बात। अगली चीज क्या थी, बिजनेस मॉडल और वैल्यू चेन। एक डिस्क्रिप्शन दें करंट और एंटिसिपेटेड इफेक्ट का इस चीज का आपके बिजनेस मॉडल और वैल्यू चेन पे, और देन एक डिस्क्रिप्शन दें कि हमारे एंटिटी के बिजनेस मॉडल वैल्यू चेन में ये वाला रिस्क आके कहां किस तरह से फिट हो रहा है। ये जो रिस्क हमारा आया है, ये जो सैलाब आया है, सैलाब ने हमारे साथ हमारे इस वक्त जो बिजनेस मॉडल है उसके ऊपर क्या इंपैक्ट किया है। आपका बिजनेस मॉडल ये था कि आप क्या करते थे, आप जिस इलाके को जरूरत होती थी सामान की, आप उस इलाके के करीब अपना गोदाम बनाते थे। ये था आपका बिजनेस मॉडल। आपकी सप्लाई चेन ऐसी थी कि वहीं से लिया और फौरन से दे दिया, आप अपना खर्चा बचाते थे। लेकिन अब आपने साहिली इलाकों के करीब जो बनाए हुए थे अपने गोदाम, और वहां पे जब सैलाब आया और उसके बाद आप डर गए कि यार इस दफा कुछ बचत तो हो गई लेकिन अगली दफा बचत नहीं होगी, अब ये तो रिस्क है। तो अब आप बताएंगे कि आपका बिजनेस मॉडल क्या था, डिस्ट्रीब्यूटेड हम वो कर रहे थे, वेयर हाउसिंग। अब इंपैक्ट क्या आएगा, अब हमें थोड़ा सा सिलेक्टिव करना पड़ेगा और कम से कम वो एरिया जो क्लाइमेट रिलेटेड ज्यादा एक्सपोज्ड है, हमें वहां पे थोड़ा सा डिसेंट्रलाइजेशन, वो सेंट्रलाइजेशन की तरफ आना पड़ेगा या रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन करनी होगी। थोड़ा खर्चा बढ़ेगा, थोड़ा सा एनवायरमेंट पे इंपैक्ट हमारे बढ़ेंगे, लेकिन अब हमें ऐसा करना पड़ेगा। तो आपका जो बिजनेस मॉडल है और जो वैल्यू चेन है उसको किस तरह से इंपैक्ट कर रहा है वो आपने इसमें बताना है। देन
स्ट्रेटेजी और डिसीजन मेकिंग। अब आपकी क्या स्ट्रेटेजी है, अब आप क्या सोच रहे हैं, अब आप अपनी चीजों में डिसीजन मेकिंग में आप क्या चीज इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, इस इवेंट ने आपको किस तरह से सोचने मजबूर कर दिया। इन्फॉर्म करें कि हाउ एंटिटी हैज रिस्पोंडेड टू एंड प्लान्स टू रिस्पॉन्ड टू। हमने अभी क्या किया है और आगे क्या सोच रहे हैं। पहले में बताया रिस्क, दूसरे बताया कि इस रिस्क ने मेरे बिजनेस मॉडल को मौजूदा और आगे वाले को कैसे इंपैक्ट किया है, मैंने अभी फौरी तौर पे क्या किया है और मैं आगे क्या प्लान कर रहा हूं अपनी स्ट्रेटेजी डिसीजन मेकिंग में, इंक्लूडिंग हाउ एंटिटी प्लान्स टू अचीव एनी क्लाइमेट रिलेटेड टारगेट्स। और मैं अपने क्लाइमेट रिलेटेड टारगेट्स और जो मैंने अपने मुख्तलिफ तरह के मैट्रिसेस टारगेट सेट किए हैं मैं उनको किस तरह से मीट करूंगा। मेरे बिजनेस मॉडल में करंट और एंटिसिपेटेड चेंजेस क्या होंगी, अलॉन्ग विद मैं रिसोर्स एलोकेशन अपनी किस तरह से कर रहा हूंगा। मेरे डिफरेंट मिटिगेशन और एडॉप्शन इफेक्ट्स वगैरह जो मुख्तलिफ तरीके से होंगे, किस चीज को कम कैसे करना है, किस चीज को अडॉप्ट कैसे करना है, उस पे क्या होगा, मैं अपनी कौन सी फैसिलिटीज रिलोकेट कराऊंगा, मैं इक्विपमेंट्स के साथ क्या कराऊंगा, मैं वर्कफोर्स के साथ क्या कराऊंगा, मैं कौन सी लोकेशन से कहां लोगों को कैसे मूव कराऊंगा और अब नए तरीके से मैं चीजों को कैसे हैंडल करूंगा। ये क्लास में बैठ के तो बहुत आसान सी बात लगती है कि वो लोकेशन वहां नहीं चल रही, चलो किसी और जगह रख दो, बट ये इतनी सिंपल बात नहीं है। उसके पीछे पूरा एचआर है, पूरी सप्लाई चेन है, पूरे लिंक्स हैं, पूरी डिस्ट्रीब्यूशन है, पूरी नेटवर्किंग है, पूरा अपने एसओपीज बनाए हुए हैं, हर चीज चल रही है। अब आपको लोग भी रिलोकेट करने पड़ेंगे आपको। अच्छा, अब आपने लोकेशन ज्यादा बढ़ाई हुई थी, सैलाब के करीब वो थे, अब आप जोड़ेंगे एक बनाएंगे, कुछ बंदे भी फायर होंगे, कुछ बंदों को रिलोकेट करना पड़ेगा। तो ये इतना सिंपल नहीं है। अब आपको ये बताना होगा कि इस रिस्क को काउंटर करते हुए मुझे अल्टीमेटली क्या क्या करना पड़ रहा होगा। देन करंट और इनडायरेक्ट वो एंटिसिपेटेड इनडायरेक्ट मिटिगेशन एडॉप्शन एफर्ट्स जो हमें मुख्तलिफ तरह के अपने कस्टमर सप्लाई चेन वगैरह उनके साथ करनी होगी। कोई क्लाइमेट रिलेटेड ट्रांजिशन प्लान जो कंपनी का ऑलरेडी मौजूद है और कुछ की अजम्पशंस के भाई अब इस तरह का जो प्लान है, अब जब ये सिचुएशन आई है तब हमने अपनी वर्किंग को तेज करना है। तो हो सकता है हम पहले भी ऐसा सोच रहे थे, अब हमने अपनी रफ्तार इसमें 30% ज्यादा बढ़ा दी, अब हम ज्यादा एहतियात से काम करेंगे। How entity plans to achieve any climate related targets including any GHG emissions target, हम किस तरह से टारगेट्स वगैरह मीट करेंगे। और देन इन how entity is resourcing and plan to resource the above activity, ऊपर वाली एक्टिविटीज को कैसे, खर्चे भी तो चाहिए, इसके पैसे कहां से आएंगे और हम उसके लिए कितना बजट एलोकेट करेंगे, हमने कितना कैपेक्स लगाया होगा, हम अपने आप को किस तरह से करेंगे। और देन क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, आपके जो प्लान्स हैं वो कहां और किस तरह से हैं, और पहले जो प्लान चल रहे थे वो कहां तक पहुंचे और अब आप किस तरफ जा रहे हैं। अब अगेन मैट्रिसेस में हम उसका न्यूमेरिकल इंपैक्ट एग्जैक्टली लोगों को समझाने के लिए बताएंगे, लेकिन उसकी जो थ्योरेटिकल डिस्कशन है वो यहाँ है। यानी हो सकता है फॉर एग्जांपल आप कहें कि जी हम ये ऑलरेडी कर रहे थे लेकिन हमारी रफ्तार बड़ी तेज हो गई है, और वहां आपने दिखाया कि जी हमने टारगेट रखा था इतने परसेंट, इस परसेंट तक पहुंच गए, पिछले 2% में इस परसेंट तक पहुंचे थे आगे। तो उसको जो मैथमेटिकल फॉर्म में दिखा रहे हैं वो मैट्रिसेस एंड टारगेट्स में दिखा रहे हैं। लेकिन जो दूसरे यूजर्स हैं जो पढ़ के समझ रहे हैं कि आपकी क्या अप्रोच है, उनको हम क्वालिटेटिव वे में मैक्सिमम यहाँ पे दिखा रहे हैं। हल्का फुल्का क्वांटिटेटिव इंपैक्ट यहाँ है, लेकिन वहां पे फिर हम अपने टारगेट्स और मैट्रिसेस को ज्यादा एक्यूरेटली बता रहे हैं। फिर फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और कैश फ्लोस, इस पे बात S1 में डिटेल में नहीं हुई थी। ये रिस्क आपके फाइनेंशियल प्लान्स को, आपकी परफॉर्मेंस को, आपकी पोजीशन को कैसे कैसे इंपैक्ट कर रहा है। हाउ CRRO हैज अफेक्टेड फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड कैश फ्लो फॉर रिपोर्टिंग पीरियड, वही वाली बात जो हेडिंग में लिखी हुई थी। CRO फॉर व्हिच देयर इज अ सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ मटेरियल एडजस्टमेंट विद नेक्स्ट एनुअल रिपोर्टिंग पीरियड टू द कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी रिपोर्टेड इन रिलेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आपके एसेट्स पड़े हुए थे जगह जगह, अब वो एसेट्स की जो आपकी वर्थ दिखा रहे हैं फाइनेंशियल पोजीशन में, भाई आपका पूरा गोदाम डूब गया या आपके गोदाम में पानी आ गया या आपके रिलेटेड वो इंपैक्ट, या फर्स्ट करें वो आपका गोदाम अपना ओन था और वो जो जमीन थी वो भी आपने ली हुई थी और वहां रावी का पानी आ गया, उसकी अब वो वैल्यू तो नहीं रहेगी। आपने तो करोड़ों में ली थी वो जगह, आप बड़े फखर से उसको करोड़ों में प्रेजेंट करते थे। अब जब वहां एक दफा पानी आ गया तो अब लोग लाखों में भी वहां पे जमीन लेते हुए डरेंगे। तो इस वक्त बैठे बैठे हमारे अचानक से फाइनेंशियल पोजीशन गिर गई है, हमारे एसेट्स की वैल्यू कम हो गई है, तो हमें ये बताना है how entity expect its financial position to change over short, medium and long term given its strategy to manage this, taking into consideration कि आपकी इन्वेस्टमेंट डिस्पोजल प्लान क्या है और आपकी सोर्स ऑफ फंडिंग क्या है। अब आप बताएंगे कि आज हमें इतना नुकसान पहुंच रहा है, अब जब हम आहिस्ता आहिस्ता इसको वो करेंगे तो अब जब हम अपने ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क से खत्म करेंगे तो इससे हमें इतना नुकसान होगा। हमें बहुत सारे खर्चे बच जाते थे, वहीं से चीज सप्लाई कर देते थे, अब वो सारे खर्चे हमारे बढ़ जाएंगे। अब हमारे एक बड़े शहर से वो साहिल इलाकों तक चीजें ट्रैवल होंगी, अब हमारे एनवायरमेंट पे भी इंपैक्ट और ज्यादा बढ़ जाएंगे और अब हमारा मुसलसल का खर्चा बढ़ जाएगा, जो कि पहले हम लोगों ने काफी हद तक कंट्रोल कर लिया था। How entities expects its financial performance and cash flow to change over short medium, अब आपकी जो वो है आप शॉर्ट मीडियम और लॉन्ग टर्म में आपके कैश फ्लोस को क्या फर्क पड़ेगा, क्या आपके रेवेन्यूज बढ़ना शुरू हो जाएंगे या कम होना शुरू हो जाएंगे। तो एक तो वो रिस्क है जो उसकी वजह से आया, और एक उससे रिलेटेड जो आप ट्रांजिशन कर रहे हैं उसकी वजह से भी तो आपको कुछ इंपैक्ट वगैरह आना शुरू हो गए। अगेन ये दिखने में बड़ी हवाई सी बात लगती है, तो इसका आइडियल यही होता है कि हम उसको कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ देखें तो थोड़ा सा माइंड बनता है। बट अगेन ये बेस समझ आए और कुछ एग्जांपल समझ लें तो आपने ज्यादा जोर देना है इस बेस को समझने के। पेपर में आईकेप कभी भी एक अचानक से हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे देगा कि ये सिचुएशन है, S2 के मुताबिक जरा इसको हैंडल करो, या तो आपसे कह देगा डिस्क्लोजर लिख दो, या कह देगा जी आप एक इस जगह पे हैं, आप सस्टेनेबिलिटी ऑफिसर हैं, आपके सामने सिचुएशन आई है, अब आपको ये कहा जा रहा है कि S2 के मुताबिक रिपोर्टिंग करनी है, बताओ उस रिपोर्टिंग के लिए आपने किन किन चीजों पर तैयार होना है। तो ऐसे में वो रिपोर्टिंग आपको नहीं करनी है और डिस्क्लोजर नहीं बताने, लेकिन डिस्क्लोजर्स के लिए जो तैयारी करनी है वो बतानी पड़ सकती है। भाई कुछ कहना चाहते हैं? जी हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी तो सारी चीजें बता रहे हैं, तो अब ये अलग से क्या बात हुई। चलें मेरा एक सवाल है, अगर सेल्स हो क्या फाइनेंशियल में उसका इंपैक्ट दिखाएंगे? दिखाएंगे। अगर परचेज हो इंपैक्ट दिखाएंगे। अगर इन्वेंट्री में कुछ हो इंपैक्ट दिखाएंगे। अगर कोई आईटी इक्विपमेंट खरीदे दिखाएंगे। अगर कोई गुडविल एक्वायर की हो दिखाएंगे। कोई इंटेंजिबल मेजर किया हो दिखाएंगे। कोई क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क हो दिखाएंगे। अब दिखाएंगे। ये ऐसे ही है जैसे IS2 आके कहता है कि भाई अकाउंटिंग तो तुम्हें आती है, इन्वेंट्री को अपने अकाउंट्स में यूं फाइनेंशियल इंपैक्ट दिखाना, उसको यूं करके दिखाना, उसको लोअर ऑफ कॉस्ट या फलाना पे दिखाना, और उसको यूं प्रेजेंट होना चाहिए। तो आप कहें भाई मुझे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑलरेडी बनाने आते हैं और मैं तो वहां ऑलरेडी चीजों की अकाउंटिंग कर रहा हूं, तो ये मुझे नया क्या बता रहे हैं, वो उस टॉपिक के बारे में बता रहे हैं। तो IFRS S2
क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क से रिलेटेड अकाउंटिंग में कहां कहां एडजस्टमेंट करें वो बता रहे हैं। तो इसका स्पेसिफिक टॉपिक है। आईएफआरएस ने ये दोनों स्टैंडर्ड इसलिए दिए हैं कि अब आईएफआरएस, मैंने इससे पहले S1 में बात की थी कि आईएफआरएस को ये पता लग गया कि सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग तो आहिस्ता आहिस्ता दुनिया में आएगी, अभी उसकी स्टैंडर्डाइजेशन भी नहीं है, लोग एक पैटर्न पे भी नहीं चल रहे। तो इससे पहले कि दुनिया उसके बारे में स्टैंडर्ड बनाए उस तरफ जाए, व्हाई नॉट हम अपने अकाउंट्स को इतना रिच कर दें कि उसमें सस्टेनेबिलिटी वाली बातें आ जाए। तो इन्होंने अपने अकाउंटेंट्स को अपने अकाउंट्स को उसी जगह जहां अकाउंट्स पड़े हुए हैं ज्यादा रिच करने के लिए ये दो स्टैंडर्ड्स दे दिए। तो अब ये टेक्निकली हम जो बात पढ़ रहे हैं वो उस तरह की बातें हम अकाउंट्स पे भी पढ़ते हैं, लेकिन वो पढ़ते हैं इन्वेंटरी को लेके, वो पढ़ते हैं लीज को लेके, वो पढ़ते हैं डेफर्ड टैक्स को लेके। तो जिस तरह से वो टॉपिक्स है ना, इस तरह से क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क भी एक टॉपिक है। बस फर्क ये है कि वो हर टॉपिक ने अपने डिस्क्लोजर अपने तरीके से बताए। इसने हमें 4 बेंचमार्क बताए हुए हैं कि आपने हमेशा इन 4 डायमेंशंस में चलना है। वो 4 जो कोर कंटेंट्स कहलाते हैं, कौन से 4? गवर्नेंस की, ये वाले सारे। तो अब उसमें से 3 पे हमने बात की थी, तो आज हम स्ट्रेटेजी के अंदर बात कर रहे हैं कि स्ट्रेटेजी के अंदर आपने चीजें किस तरह से दिखानी है। बात कुछ समझ आई? अगेन, चूंकि 2024 में स्टार्ट होने वाले फाइनेंशियल्स के ऊपर जो जब एंड होंगे और उसके बाद यूजर्स के सामने आएंगे, तो ये S1 S2 कुछ लोगों ने फॉलो करने थे। इसका मतलब है कि अभी तक 1 से ऊपर साल गुजरा ही नहीं है कि इसके फाइनेंशियल्स हमारे सामने आए। तो थोड़ा सा आप आगे जाएंगे तो मैं आपके लिए कुछ अच्छी अच्छी कंपनियों के अच्छे अच्छे से फाइनेंशियल्स उठा के उसमें डाल दूंगा, उसी फोल्डर में, जिसमें उनके फाइनेंशियल्स के साथ उन्होंने सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड ये वाली चीजें किस किस तरह से दिखाई हैं, तो उससे प्रैक्टिकल सेंस भी बन जाएगी। इसमें प्रॉब्लम ये है कि अकाउंट्स आपने 500 दफा देखे हुए हैं, लेकिन सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड बातें अभी तक उस तरह से उतनी ज्यादा पब्लिकली नजर नहीं आ रही। तो इसलिए जब मैं बात क्लास में कर रहा होता हूं तो वो हवाई सी ज्यादा लग रही होती है। बट दिस इज द टाइम, यूं समझिए कि आईएफआरएस वाले जिस वक्त अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना रहे हो, आपको उस वक्त कोई बताया कि हम एक नया इरादा करने लगे, हम अकाउंट्स के स्टैंडर्ड बनाएंगे, आप जज्बाती हो गए। अच्छा जी, हर स्टैंडर्ड में हम शुरू में बताएंगे कि उसकी रिकॉग्निशन का क्या क्राइटेरिया है, फिर हम बताएंगे सब्सिक्वेंट मेजरमेंट का क्या क्राइटेरिया है, फिर हम बताएंगे उसको डिस्क्लोज किस तरह से करना है, फिर हम बताएंगे उसमें पॉलिसीज की अलग अलग सिलेक्शन के क्या ऑप्शन है। ये 4 आपको थीम दे दिए, अब जो भी टॉपिक आएगा उन 4 थीम पे चल रहा होगा। तो इसी तरह से ये जो ये वाली सीरीज है, ये इसने सीरीज की नंबर ही अलग कर दिया, S1 S2, और आगे और प्लान है जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड चीजों को अब हमने कैसे वो करना है, दिखाना है, और उसके डिस्क्लोजर्स किस तरह के हों जिससे यूजर्स को मोटी मोटी इंफॉर्मेशन मिल रही हो। डन। तो ये स्कोप क्लियर रखना बड़ा जरूरी है। जब डिस्क्लोजर आप एंटिसिपेटेड इंपैक्ट के बारे में बता रहे होंगे, तो आपने तमाम रीजनेबल और सपोर्टेबल इंफॉर्मेशन को जो अवेलेबल है उसको यूज करना है, और एक अप्रोच को यूज करना है जो कि आपकी स्किल्स, कैपेबिलिटी और रिसोर्सेज के साथ मैच करे कि हाँ भाई ठीक है, ये वाली कंपनी ने इस चीज को इस तरह से दिखाया, तो वो बात जरा थोड़ी सी समझ आ रही है। S2 के साथ भी वही मसला S1 के साथ था कि पढ़ते हुए हमें होता है कि यार बहुत ही जेनेरिक बात हो रही है। तो मैंने इसलिए उसके एंड पे भी क्या किया था, कुछ एग्जांपल्स दिखाई थी, और जब उसके डिस्क्लोजर हमने पढ़े थे तो हमें बात समझ आई थी। तो आज मेरे पास 4 एग्जांपल्स और चारों एग्जांपल्स को चारों डायमेंशन में देखेंगे। एग्जांपल आपके सामने रख दूंगा, हो सकता है मैंने जो पॉइंट्स लिखे हैं उससे ज्यादा पॉइंट्स आप बता रहे हो, रट्टा तो मारना ही नहीं हमने। एंटिटी नीड नॉट प्रोवाइड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन अबाउट करंट एंटिसिपेटेड फाइनेंशियल इफेक्ट अगर आप समझें कि आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, या शायद उसकी मेजरमेंट में ना अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व है। तो हो सकता है आप ये कहें कि जी जो ये वाला रिस्क आया, इस रिस्क की वजह से हमें फलाना इंपैक्ट हो गया है। फॉर एग्जाम्पल, आपको लगे कि अब हमारा पानी का यूज बढ़ गया, कितना बढ़ गया पता नहीं, लेकिन पानी का यूज बहरहाल बढ़ गया। क्यों बढ़ गया ये शायद आपको पता हो, लेकिन एग्जैक्टली क्यों बढ़ा होगा, अगर कहीं सैलाब आया और उसकी वजह से घबरा के आपने वो जो अपनी डिस्ट्रीब्यूटेड लोकेशंस थी उसको छोड़ के सेंट्रल लोकेशंस पे आए हैं, तो इससे पानी का इस्तेमाल कैसे बढ़ गया होगा? जहां सैलाब आया होगा वहां फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी तो जीरो हो गई। जहां सैलाब आया वहां फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी जीरो हो गई, हम वहां से मूव हो गए। जब हमारे लोग ज्यादा एक जगह पे इकट्ठे हुए और इकट्ठे होकर उन्होंने एक्टिविटीज करनी शुरू की, और वो जो हमारी प्रोसेसिंग के प्रेशर्स एक सेंट्रलाइज्ड लोकेशन पे आए, और सेंट्रलाइज्ड लोकेशन पे ही हमारे सारे रिसोर्सेज का प्रेशर पड़ा, तो उस जगह पे हमारी जो वाटर की यूजेज है, जो पहले वो एक ब्रांच कर रहा था, वो ज्यादा हो गई। और उस जगह जहां हमने लोगों को बुलाया वहां वाटर इतने आराम से नहीं आता था, दूर से सोर्स होकर आता था। तो हमारा वाटर का इस्तेमाल बढ़ गया, लेकिन कितना बढ़ा नहीं समझ आ रहा। तो बस ये बता दें, हमारे पानी का इस्तेमाल बढ़ गया, सिग्निफिकेंट लेवल पे बढ़ गया। मत उसे क्वांटिफाई करें। अगर आप उसको क्वांटिफाई नहीं कर पा रहे, या आप क्वांटिफिकेशन को समझ नहीं पा रहे, फॉर एग्जांपल आप कहेंगे जी हमारा इंश्योरेंस का खर्चा बढ़ गया, अब ये तो क्वांटिफाई हो सकता है। अब पता नहीं कितनी इंश्योरेंस है जो आपने सोचा हुआ था कि हम हर अगले साल कुछ नए एसेट्स भी इंश्योरेंस में ऐड करें, और कितनी इंश्योरेंस आपने इसलिए ऐड की कि आप डर गए में। तो अब कितने रुपए ऑफ इंश्योरेंस सिर्फ और सिर्फ इस इवेंट की वजह से आपको ऐड करने पड़े? अगर क्वांटिफाई कर सकते हैं तो फिर क्वांटिफाई करके दिखा दें, और अगर आप उन इफेक्ट्स को सेपरेटली आइडेंटिफाई ना कर सकें तो फिर आप जो है उसको मत दिखाएं। आप सिर्फ ये बता दें कि मतलब कुछ और इंपैक्ट्स भी हैं जो जिसको हम अभी न्यूमेरिकली प्रेजेंट नहीं कर सकते। ये लेवल ऑफ मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है। आप मेजर तो कर सकते हैं, लेकिन उसमें ना हवाई बात बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में उन्होंने कहा भाई फिर आप ज्यादा वो मत करो, फिर क्वांटिफिकेशन की तरफ मत जाओ। ठीक है, आप इंग्लिश में बता दो कि भाई हमारा काफी ज्यादा ये इंपैक्ट हो गया। जैसे वही वाली बात कि हमने कहा कि एआई जो है वो बहुत ज्यादा पानी इस्तेमाल कर रहा है। कितना पानी? एक स्टडी एक दिन में इस्तेमाल करता है। हाँ, अब इन्होंने कहा कि स्टडी के मुताबिक एक शहर जितना पानी इस्तेमाल करता है उतना, अब सिर्फ चैट जीपीटी के सर्वर्स को एक दिन में उतना पानी चाहिए जितना एक शहर इस्तेमाल करता है। शहर लाहौर भी है, शहर कसूर भी है। अब अगेन मतलब कहीं पूरे पूरे मुल्क सिंगापुर 26 किलोमीटर पे खत्म हो जाता है, और इधर 26 किलोमीटर तक आप डिफेंस क्रॉस नहीं कर चुके होते हैं। तो कौन सा शहर, एक शहर पानी कितना इस्तेमाल करता है? अब हो सकता है कुछ शहर में पानी ज्यादा इस्तेमाल हो, वहां गर्मी ज्यादा है।
कुछ शहर ठंडे इलाकों में फॉर एग्जांपल मरी में इतना पानी इस्तेमाल नहीं होता होगा जितना मुल्तान में इस्तेमाल होता होगा, वहां शदीद गर्मी है, उधर ठंडा मौसम है, तो हर चीज उतनी ज्यादा मेजरेबल नहीं होती। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, परेशान मत हो, आहिस्ता आहिस्ता मेजरमेंट के स्केल आ जाएंगे, लेकिन अगर अनसर्टेनिटी हो ज्यादा ये आप उसको मेजर करके ना दिखा पा रहे हो तो कोई बात नहीं, चिंता नहीं करनी, इग्नोर किया जा सकता। अभी स्टार्ट है ना, अभी तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों को लेके आ रहे हैं। फिर आप अकाउंटेंट्स नहीं जाके अजीब से मेजरमेंट क्राइटेरिया देने हैं, और अगर आपको लग रहा है ये अजीब सी बात हो रही है तो फिर IAS 12 क्या है? आप अकाउंटेंट्स नहीं एक पुट्ठी सी चीज उठा के दुनिया को बताना शुरू कर दिए। अच्छा वाला लोग टैक्स देते थे, खत्म कहानी। आप कहते नहीं, एक अकाउंटिंग बेस है, एक टैक्स की बेस है, तो आप जो टैक्स दे रहे हैं वो बेसिकली उतना टैक्स नहीं है जितना अकाउंटिंग के मुताबिक देना चाहिए, और जो अकाउंटिंग है भाई टैक्स जितना देना था दे दिया, नहीं हमारा एक टैक्स वो हो जाएगा, क्या कहते हैं, रिसीवेबल रिकॉर्ड हो जाएगा, एक जनाब हमारी लायबिलिटी बन जाएगी, तो ये टैक्स एसेट है, तो ये टैक्स जो है वो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है, और ये इस तरह से इतने सालों से एडजस्ट होकर कैसे होता रहेगा। मतलब दुनिया को परेशानी नहीं थी, आपने एकदम से आगे कहा मैं बताऊं ये परेशान करने वाली चीज है, ये पकड़ो सिस्टम में डाल दिया, उनके अकाउंट आगे पीछे हो गए। तब मैं बताता हूं उसको सीधा कैसे करना है, इसको इस साल ये करना और इस साल ऐसे कर देना है। तो अकाउंटेंट्स ने भी तो ये किया, अपनी रोजी रोटी करने के चक्कर में दुनिया को ओखी ओखी चीजों में डाल दिया, तो ये लोग भी तो ऐसे ही करेंगे। ये चीजें मुश्किल नहीं बनाएंगे तो नौकरियां कहां मिलेंगी? जब इसमें अनसर्टेनिटी होगी और जब इसमें 15 तरह के फ्रेमवर्क होंगे तो ही तो आपका जुगाड़ चलेगा। जब डायरेक्टर्स कह रहे होंगे यार ये अजीब सी सस्टेनेबिलिटी वाली बातें हमारे अकाउंट्स वालों को ही समझ आती हैं, तो वहां आप उनके सामने 5-6 मुश्किल से लफ्ज बोलेंगे, वो कहेंगे यार ये चौकस लड़का है, ये है ना। आप कहेंगे देखिए जी S2 के मुताबिक तो इसकी क्लासिफिकेशन बेहतर है, लेकिन अगर हम इसको S1 में दिखाएंगे ना तो SASB का जो इंडस्ट्री स्पेसिफिक मैट्रिक्स है वो आउट हो जाएगा। कहेंगे यार ये लड़का, ये लाख रुपए तनख्वाह बढ़ाओ इसकी। इसी तरह की बातें शेयर होल्डर्स के सामने भी करनी है, इसी तरह की बातें हम डायरेक्टर रिपोर्ट में भी ना 2 सफे तुमने लिख के देने, हमें प्यारे से होने चाहिए, कुछ ऐसा लिखा हो कि किसी को ना समझ आए। तो दुनिया में भी आगे ये काम भी होना है कि इन रिपोर्ट्स को यूज किया जाएगा ये शो करने के लिए कि वी केयर। तो ये वैसे ही है जैसे वो AGM जो कभी भी नहीं होती, उनके मिनट्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। मैं किन लोगों के सामने क्या बताऊं, आप लोगों के सामने तो सारी बातें ओपन है। इन दिस केस भाई आप क्वांटिफिकेशन नहीं कर पा रहे तो क्या करें, एक्सप्लेन करें मैं क्यों नहीं क्वांटिफाई कर पा रहा। फिर क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन दे दें उसके बारे में कि आपको क्वालिटेटिवली क्या लग रहा है, और क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन कंबाइंड फाइनेंशियल इंपैक्ट के बारे में ओवरऑल बता दें कि ये और कुछ और चीजें मिला के तकरीबन 2 करोड़ से ऊपर के मसले लग रहे हैं हमें, तो उसको क्लब कर दें तो थोड़ा बहुत काम चल जाएगा। ये कौन सी डायमेंशन थी? फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस वगैरह। अब आ गई लास्ट डायमेंशन, क्लाइमेट रेजिलियंस। और रेजिलियंस वाज आपके सत्ता को से बर्दाश्त करते हैं और किस हद तक आप अपने आप को बदलने के लिए तैयार हैं। तो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं हो तो वहां पे हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और जो ऑलरेडी तैयार हो तो हो सकता है आप फिर अपने यूजर्स को बताएं कि जी वी आर ऑलरेडी रेडी, इससे पहले भी जब ये हुआ था तो हमने इस तरह से अपने आप को बदला था, तो हम आज भी अपने आप को बदलने के लिए तैयार हैं। याद रहे आप मालिकों को बता रहे हैं कंपनी के कि तुम्हारी कंपनी के अंदर क्या चल रहा है और हम किस तरह से तुम्हारी बात पे या लोगों की एक्सपेक्टेशन पे सस्टेनेबिलिटी को अपने पास लेके आएंगे। एंटिटी डिस्क्लोज करे एंटिटीज असेसमेंट ऑफ इट्स क्लाइमेट रेजिलियंस एज ए रिपोर्टिंग डेट। एज ए रिपोर्टिंग डेट हम क्या तैयार हैं कि हम कभी भी अपना HR कहीं से भी मूव कर दें? क्या हम तैयार हैं कि हम अचानक से अपना प्लान मूव कर दें? क्या हम तैयार हैं कि हम अपनी स्ट्रेटेजी को फौरन से बदल दें और हम चीजों को इस तरह लेके चलें? तो एज ऑफ रिपोर्टिंग डेट आपकी क्या इस वक्त सिचुएशन है, जिससे यूजर्स को पता लग जाएगा कि एंटिटी की जो असेसमेंट स्ट्रेटेजी और बिजनेस मॉडल के हवाले से उससे आपको कितनी चेंज करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं कि जी अब दुनिया में जो है ना वो रिक्वायरमेंट हो गई है कि नहीं भाई अब हर चीज ऑनलाइन होनी चाहिए, और मैं कहूं हमारे साथ जो 2-3 टीचर्स हैं वो कहते हैं कि मैंने तो बोर्ड के अलावा लिखना ही नहीं है। अब अपने यूजर्स को बताना पड़ेगा कि देयर आर स्ट्रॉन्ग चैलेंजेस। हमने उन टीचर्स को जो सिर्फ बोर्ड पे लिखते हैं हमने आहिस्ता आहिस्ता कन्विंस करना है और हम उन्हें लेके आएंगे उस स्लेट बेस्ड तैयारी की तरफ, ताकि लोगों के लिए हम ज्यादा रेलेवेंट रहें। तो ये बताना जरूरी था। दूसरी तरफ ये बताएं कि हम लोग ऑलरेडी कोविड से पहले से ऑनलाइन क्लासेस कर रहे थे, हम अभी भी फिजिकल ऑनलाइन दोनों साथ से चला रहे होते थे। फिजिकल में कोशिश करते थे कि जो लोग आए उन्हें पढ़ाएं, लेकिन हमारा ऑनलाइन विंग ऑलरेडी तैयार है, हमारे पास पोर्टल बना हुआ है, हमारे पास चीजें मौजूद है, हमारे पास डिवाइसेस मौजूद है, हम रेडी हैं आज की डेट में। अब यूजर ज्यादा कंफर्टेबल हो जाएंगे। तो अब आप जब बजट एलोकेट करोगे तो कम एलोकेट करना होगा। अगर आप कहेंगे नहीं जी इस वक्त हमारे हालात हैं कि हम बहुत रिजिड है, इस वक्त बड़ा मुश्किल है हमें अपने आप को बदलना, तो फिर आप यूजर से कहेंगे कि लेकिन तुम लोगों के लिए हम इस स्टेट से उठेंगे, यहां तक आएंगे, लेकिन अब हमें साल नहीं 2 साल का टारगेट देना। क्या बात आप लिंक कर पा रहे हैं? सिग्निफिकेंट एरियाज ऑफ अनसर्टेनिटी कंसीडर इन एंटिटीज असेसमेंट ऑफ। जब क्लाइमेट रेजिलियंस को जब हम देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कितना वो है रेजिलिएंट है, तो ये भी बताएं कि इतना तो हमें समझ आ रहा है, लेकिन फलाना एरिया भी हमें भी नहीं पता लग रहा कि पता नहीं इस चीज को लोग किस तरह से देखेंगे। ये तो हम कह रहे हैं कि हम लोग ऑनलाइन पढ़ा देंगे, लेकिन अगर लाहौर शहर को तो हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए और उसके बाद जो है कहा जाए कि उस हिस्से वाले इस हिस्से में वीजा लेके आएंगे, और उसके बाद हम अपने टीचर से कहें कि आप घर बैठ के पढ़ाएं, तो क्या घर बैठ के भी वो उतने ही कंफर्टेबल है जितना यहाँ थे? उनके घरों में नेट कैसे है, उनकी डिवाइसेस सपोर्ट कितना करेंगी, और उनके पास टीम अगर साथ नहीं बैठी हुई तो वो किस हद तक कर सकेंगे? तो अगेन आप ये बता रहे हैं कि कुछ ऐसी चीजें जो अभी हमें भी नहीं पता, तो बता दें हम यहाँ हैं और हम इस चीज के लिए तैयार हैं, लेकिन ये वो 2-3 चीजें हैं जो अभी हमें खुद भी डाउट है, और हम कोशिश करेंगे कि हम इसमें अनसर्टेनिटी से बाहर निकलें। एंटिटी की कैपेसिटी क्या है कि वो किस तरह से एडजस्ट या अडॉप्ट कर सकता है अपनी स्ट्रेटेजी और बिजनेस मॉडल को क्लाइमेट चेंज के हिसाब से। तो आप बताएं, इससे पहले भी 3 साल पहले जब हमने अपनी लोकेशन बदली थी तो मुश्किल हुआ था, लेकिन अब हम रेडी हैं। अब हमने जब भी कोई नई लोकेशन सेट करनी होती है तो हम कर लेते हैं। एयरफोर्स वाले अपनी रेजिलियंस टेस्टिंग करते हैं। वो क्या करते हैं, आम दिनों में जब बहुत ज्यादा खतरे नहीं चल रहे होते तो अचानक से वो एयरफोर्स के कुछ लोगों का ग्रुप, जिसमें सीनियर जूनियर दरमियान के हर तरह के लोग होते हैं, उनको अचानक से 1 महीने के लिए एक रैंडम सहरा पे भेज देता है और उनसे कहते हैं इस 1 महीने में तुम लोगों ने एक पूरी फंक्शनल एयर बेस यहाँ पे चलानी है और फिर जहाज उड़ाने हैं यहाँ से आउट ऑफ नोवेयर। कई दफा रिसोर्सेज भी उनको नहीं देते और उनको कहते हैं कि फर्स्ट को जंग लगी हुई है और अभी आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो दूसरे इलाके पे हमला हो रहा है और तुम्हारे पास इतना टारगेट है, इस टारगेट में तुमने इस बंजर जगह पे, इस सुनसान जगह पे, बगैर बहुत ज्यादा रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी के तुमने यहाँ पे एक एयर बेस बना के देनी है।
तो फौजियों की अचानक से छावनी सेट करने की एक्सरसाइज होती है। कई दफा वो 1 से 1.5 दिन में उन्होंने एक पूरी फंक्शनल छावनी बनानी होती है, जिसमें मेस भी हो, जिसमें खाने का निजाम भी हो, जिसमें सारा कुछ हो। क्यों? ये अपनी रेजिलियंस टेस्ट करते रहते हैं कि अगर अचानक से हमला हो गया और हमारे पास 1-2 दिन का टारगेट हुआ और अचानक से किसी दूर के इलाके में हमें छावनी सेट करनी पड़ गई, तो क्या हम लोग 1 से 2 दिन में अचानक से फुली फंक्शनल छावनी बना सकेंगे? तो ये बेसिकली सिनेरियो टेस्टिंग होती है कि आप कहते हैं अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा, ऐसा हो जाए तो क्या हो जाएगा। तो जब आम हालात होते हैं तो उसमें आप अपने आप को देखते हैं कि हम लोग कितना जल्दी चेंज को अडॉप्ट करते हैं। जी, ये स्ट्रेस एनालिसिस भी हो सकता है। तो फिर अगेन जिस तरह से आपकी जो फायर ड्रिल्स होती हैं अक्सर, फॉर एग्जांपल एक स्कूल ये बताया कि जी हम लोगों ने अपने लोगों को बड़े अच्छे तरीके से बता दिया अब अगर अचानक से आग लग गई तो हमारे सारे लोग बगैर किसी जानी नुकसान के, बगैर किसी प्रेशर के वो बिल्डिंग से बाहर 10 मिनट में होंगे। भाई कह तो दिया, जरा तजर्बा भी करके देख लो। तो फिर अक्सर स्कूल फायर ड्रिल्स भी करते हैं, अचानक से सायरन बजा देते हैं, अचानक से टीचर्स क्लास में जो कहते हैं भागो भागो इस तरह से निकलो, और वो एक इस तरह की प्रैक्टिस करते हैं ताकि खुदा ना खास्ता इन केस जब असल आग लगे तो इन लोगों को थोड़ा सा पता हो और ये ज्यादा रेजिलियंट और ज्यादा उस चेंज के हिसाब से अपना माइंड बना के बैठे हो कि हमने फौरी तौर पे क्या करना होगा। तो फिर यहूदियों के जो बंकर्स है जमीन के नीचे, इसराइल ने मैक्सिमम एरिया में अपने ज़ेरे ज़मीन मुख्तलिफ सिचुएशन बनाई भी होती हैं कि अगर कभी इस लेवल की जंग हो जाए, हम नीचे चले जाएं, जब नीचे चले जाएं तो हम इतने महीनों तक जिंदगी गुजार सकें। तो ज़ेरे ज़मीन पूरे उनके जो है वो सिस्टम्स बने हुए हैं, पूरा इकोसिस्टम बना हुआ है, पूरा पानी का निजाम है। जब इतने लोग ज़ेरे ज़मीन जाएंगे, वॉशरूम्स यूज करेंगे, खाने खाएंगे, रहेंगे, बीमार होंगे, पढ़ाई के नुकसान होंगे, तो पूरा एक इकोसिस्टम ज़ेरे ज़मीन चल रहा है। तो वो बड़े फख्र से कहते हैं कि वी आर रेजिलियंट, हम वॉर रेजिलियंट है। अगर जंग हम पे लागू हो जाए तो हम बड़े अरसे तक अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव अ प्रैक्टिस एंड वी हैव रिसोर्सेज, वी आर रेडी फॉर दैट। तो रेजिलियंस समझ आ रही है, हम कितना रेडी हैं और कितना रेडी हो सकते हैं। अगेन अवेलेबिलिटी ऑफ एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन एंटिटीज एक्जिस्टिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज, हमारे पास इस वक्त रिसोर्सेज कितने हैं, क्या अगर अचानक से जरूरत पड़े तो कितने पैसे हैं कि हम फौरन से अपने आप को चेंज कर सकें। एंटिटी की एबिलिटी के वो रीडिप्लॉय कर सके, रीपर्पस कर सके, अपग्रेड कर सके या डीकमीशन कर सके अपने एक्जिस्टिंग एसेट्स। हम फौरी तौर पर अपने एसेट्स को प्लस माइनस करके अगर हमारी ब्रांचें कम हो रही हैं, ज्यादा हो रही हैं, तो हम फौरन से चीजों को किस तरह से लेके चल सकते हैं। और एंटिटी के करंट और प्लान इन्वेस्टमेंट्स में इससे हमें क्या फर्क पड़ेगा, इस सारी चीज से। थोड़ा सा तेजी से क्लोजिंग की तरफ चलते हैं। हाउ एंड व्हेन द क्लाइमेट रिलेटेड सिनेरियो एनालिसिस वाज कैरीड आउट, हमने कब, कहां, कैसे अपना क्लाइमेट रिलेटेड सिनेरियो एनालिसिस किया था। जैसे भी मैंने कहा ना कि अगर आग लग जाए तो एकदम से आप क्या करें। तो ऐसा नहीं है कि इसराइल पे अगर हमला हुआ तो अचानक से उन्हें पता लग गया कि यार जमीन के नीचे एक बंकर है, शायद नहीं है। उनकी प्रैक्टिस हुई होंगी, उनको मुख्तलिफ छुट्टियों में बच्चों को, बड़ों को, और ऐसा थोड़ी है कि एकदम से पूरी कौम को समझ आ गया हमने कहां जाना है। कहीं ना कहीं छोटी छोटी सी ड्रिल्स हुई, छोटी छोटी सी प्रैक्टिस हुई, थोड़ा सा उन्होंने इससे पहले सिनेरियो एनालिसिस किया कि फर्स्ट करो वॉर छिड़ गई, अब हम क्या करेंगे जी, ऐसे करेंगे। जब वैसे किया और रहना शुरू किया तो पता लगा हो खाने की सप्लाई का मसला पड़ जाता है। तो अगर आप इस तरह की टेस्टिंग अपनी कर चुके होते हैं सिनेरियो एनालिसिस में, सिनेरियो एनालिसिस समझ आ रहा है। जैसे मैंने कहा कि फौज ने कह दिया फर्स्ट करो जंग छिड़ी हुई और 1.5 दिन में छावनी बनाओ, अब वो 1.5 दिन में छावनी बना रहे हैं। तो कई दफा उनको सहरा में छोड़ देते हैं कि जी फर्स्ट करो तुम एक जंग में इस तरह से सहरा में फंस जाओ, तुम्हारे पास सिर्फ चाकू हो, अब तुम 10 दिन गुजारने हैं। अब वो गरीब जो है वो जाके कभी किसी जानवर को काट के खा रहा है, कभी कुछ और कर रहा है, अच्छा भला सुकून से वो तो अपने कैंट में बैठा हुआ था बेहतरीन घर में, उसको उठा के सहरा में फेंक दिया। लेकिन अगर उस वक्त नहीं फेंकेंगे तो जब असल में सहरा में जाएगा उसकी आदतें खराब हुई भी होंगी। How and when the climate related scenario analysis was carried out, including information about input the entity used, कौन सा क्लाइमेट रिलेटेड सिनेरियो एंटिटी ने यूज किया था एनालिसिस के लिए, क्या ये एनालिसिस में एक डाइवर्स रेंज ऑफ सिनेरियोस थे या बस एक आध आपने तजुर्बा कर लिया था कि अगर ऐसे हो जाए तो क्या होगा। वेदर द क्लाइमेट रिलेटेड सिनेरियोस यूज्ड फॉर एनालिसिस आर एसोसिएटेड विद क्लाइमेट रिलेटेड ट्रांजिशन रिस्क और क्लाइमेट रिलेटेड फिजिकल रिस्क। ये जो आपने सिनेरियो यूज किया था, जो सिचुएशन यूज की थी, वो आपने किस तरह की चीज के लिए यूज की थी, फिजिकल रिस्क के लिए या ट्रांजिशन रिस्क के लिए। फिर कौन कौन से रिस्क थे। तो अगेन जो साहिल पे मौजूद है उनको वेदर से रिलेटेड काफी सारे मसले हो सकते हैं। एक सैलाब आ सकता है, दूसरा अजीबोगरीब हीट वेव आ सकती है, तीसरा उनकी सप्लाई शॉर्ट हो सकती है, चौथा वो डिस्कनेक्ट हो सकते हैं, अचानक से बैठे बैठे जजीरा बन जाएंगे। तो आपने कौन कौन सी एग्जांपल यूज की थी, आपने किस तरह से वो समझाया था। फिर अगेन क्या एंटिटी ने अमंग इन तमाम सिनेरियो क्लाइमेट रिलेटेड सिनेरियो जो कि अलाइन होता है लेटेस्ट इंटरनेशनल एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज, क्या आपने उस तरह की भी कोई चीज यूज की कि जी वो दुनिया ने कहा कि फलाना फलाना होने वाला है। फॉर एग्जांपल आपको आज पता लग गया भाई, हमें नवंबर दिसंबर में बताया जा रहा था कि इस दफा बर्फ की एक शदीद बर्फबारी होगी और बड़ी हैवी किस्म की होगी। तो अगर हमें पता था और हमें किसी स्टैंडर्ड किसी इदारे ने बताया था कि इस वक्त इस महीने में इस लेवल की बर्फबारी पड़ने का इम्कान है, तो क्या यूबिया नतिया गली वालों ने उसके हवाले से पहले से तैयारी करके रखी हुई थी। अगर नहीं करके रखी हुई थी तो इसका मतलब वो रेजिलियंट नहीं थे। तो ये हम अपनी रेजिलियंस बता रहे हैं कि हम कितना रेडी हैं, हम लोग कौन कौन से सिनेरियो से अपने आप को कैसे कैसे टेस्ट कर चुके हुए हैं। अगर अचानक सैलाब आ जाए तो हम क्या करेंगे, अचानक फलाना हो जाए तो क्या होगा। हमारे साथ क्या होता है, कई दफा गवर्नमेंट एकदम से कह देती है कल आपने क्लास नहीं करनी, सिक्योरिटी फलाना इशू है, ये इशू है, अब ये एक अहम दिन है, ये इंडिपेंडेंस डे है, ये फलाना डे है, इस डे पे हम नहीं चाहते कि लोग क्लासें करें और जो है वो खबरदार कॉलेज में कोई बाइक ना घुसे, कोई बंदा ना आए। क्लासें भी बड़ी जरूरी होती हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, हम अपने टीचर्स को एक और बिल्डिंग में ले जाते हैं, वहां पे वो बेसमेंट में जाते हैं और वहां से वो क्लास कर रहे होते हैं और बच्चों को लाइब्रेरी हो रही होती है। तो ऐसे में क्या हुआ कि हमने एक आध दिन की इस तरह की छोटी मोटी प्रैक्टिस करके रखी थी कि अगर गवर्नमेंट हमें ऐसा करते तो क्या होगा। तो फिर अचानक से पाकिस्तान इंडिया की वॉर आ गई, एक हफ्ते तक कुछ भी नहीं हो पा रहा था। हमारे लिए वो टाइम्स बहुत जरूरी थे, उधर से फाइनल के पेपर्स भी करीब थे, उधर से कैफ वाले पेपर्स भी थे, बट हमने अपनी सिनेरियो एनालिसिस किया हुआ था कि अगर अचानक से हमें को मना करते तो हम क्या होगा। हमने कितनी दफा किया था, हमने किस तरह के रिस्क को देखा था और हमने एक दिन की प्रैक्टिस की थी। तो क्या 7 दिन के लिए रिसोर्सेज अवेलेबल है वहां, क्या उतनी टीम है, क्या वहां उतने रिसोर्सेज हैं कि हम इतने ज्यादा अरसे को सस्टेन कर सकें। तो अगेन ये सारी बातें कि आपने भाई किस किस तरह का एनालिसिस किया था, क्या था उसमें, कौन कौन सी चीजों को देखा था, आपने कौन से टाइम हैरिजॉन्स को यूज किया था। जैसे मैंने कहा हमने एक दिन की प्रैक्टिस की, तो एक हफ्ता उस एक दिन की प्रैक्टिस से कवर हो जाएगा या नहीं होगा।
तो अगेन उन्होंने वो बंकर्स में या उन्होंने जेर जमीन जाके यहूदियों ने जो है वो प्रैक्टिस की तकरीबन 10 दिन की। अब जंग अगर चल जाए 1.5 महीने की, तो क्या वो 10 दिन की प्रैक्टिस से उनको इतनी सीख मिली थी कि वो 1.5 महीने तक सर्वाइव कर सके? What scope of operation the entity used in the analysis? For example, कौन सी लोकेशन थी, क्या बिजनेस यूनिट थे जो उस एनालिसिस में यूज हुए? तो क्या आपको सिनेरियो एनालिसिस समझ आ रहा है? पक्की बात है ना, मैं बहुत हवाई बात तो नहीं कर रहा। रियल टाइम सिचुएशन में जाके खुद को हाँ, रियल टाइम सिचुएशन में जाके खुद को टेस्ट कर लिया, इसको सिमुलेशन टेस्टिंग भी कहते हैं कि आपने कहा कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, और आपने उस हिसाब से अपने आप को प्लस माइनस तैयार कर लिया। की अजम्पशन जो एनालिसिस में एंटिटी ने की, क्लाइमेट रिलेटेड पॉलिसीज उस जुरिसडिक्शन में जहां ऑपरेट करते हैं वहां पे ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, नेशनल या रीजनल लेवल के क्या वेरिएबल्स हैं, लोकल पैटर्न्स क्या हैं, क्या सैलाब के इम्कानात क्या हैं, वेदर वाले क्या कहते हैं, फलाना क्या कहता है, एनर्जी यूजेज और मिक्स क्या है, और टेक्नोलॉजी की जो डेवलपमेंट है वो सारी अजम्पशंस में आपको किस तरह से सपोर्ट कर रही है। एंड फाइनली आपका वो रिपोर्टिंग पीरियड जिसमें आपने ये एनालिसिस किया था, अगर हमने 2 रिपोर्टिंग पीरियड पहले किया था तो काफी पुराना हो गया, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने रिपोर्टिंग पीरियड के आसपास एक उस तरह का सिनेरियो एनालिसिस कवर कर लें। बहुत सारी हवाई बात के साथ बहुत सारे क्वेश्चन मार्क सामने छोड़ के अवाम में मैं जा रहा हूं, जिसके बाद हम क्या करेंगे, हम ऐसे करके एक एग्जांपल सी देखेंगे। एक कंपनी है, उसके कुछ फाइनेंशियल्स, कुछ रिस्क इवेंट और इंडिकेटर्स के बारे में बताऊंगा, कुछ और इन्फॉर्मेशन दूंगा, और फिर मैं इसी स्लाइड पर रुका रहूंगा और कहूंगा हाँ जी बताएं। फिर सामने आगे जाके गवर्नेंस स्ट्रेटेजी और इसके ऊपर मुख्तलिफ चीजें आपके सामने रखूंगा, और आज मैंने आपको हैंडआउट नहीं दिया ताकि आप वहां से देख के ना बताएं। प्रोवोकिंग द थिंकिंग याद है, वो तो हमने करना है, लेकिन अब उसके लिए आपको फ्रेश माइंड चाहिए, जिसके लिए आप मुझे चीटा मार के आए। तो हम कितनी देर की ब्रेक कर रहे हैं? 1.5 घंटे 11 मिनट। 8:19 हो गए, 8:20 हो गए, फौरन 8:20 हो गए, 15 8:35 पे आते हैं, और जो हमने हवा में बातें की उसको थोड़ा सा उसको देखने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि हमें आईक्यू जरा जरूरत से ज्यादा तेजी से आगे लेके जा रहा है, तो अभी हमें वो समझा रहे हैं जो अभी दुनिया भी समझ रही है। तो चलो कोई बात नहीं, खैर है, अच्छा है अगर हमें पहले से समझ आ जाए। ठीक है जी, मिलते हैं।